हेलो बच्चों। इसके पूर्व मैंने संवेग के जेम्स लॉन्जे के सिद्धांत के बारे में आपको बताया था। आज उसी क्रम में संवेग के ही कैनन-बार्ड के सिद्धांत के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। संवेग के क्षेत्र में कैनन-बार्ड के साथ कैनन-बार्ड ने कैनन और बार्ड दो लोगों का नाम है ना बच्चों। ध्यान से देखिए, इसमें संवेग के क्षेत्र में कैनन ने बार्ड के साथ अनेक अध्ययन किए। इन्हीं प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर कैनन ने संवेग सिद्धांत प्रस्तुत किया 1931 में। यह सिद्धांत कैनन बार्ड के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जैसे आपको पता है कि जब जेम्स और लॉन्जे दो लोगों ने मिलकर के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था उसे जेम्स लॉन्जे का सिद्धांत कहते हैं। उसी तरह से कैनन ने और बार्ड महोदय ने दोनों ने सम्मिलित रूप से इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया, इसलिए इस सिद्धांत का नाम कैनन बार्ड का सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत को हम लोग कई नामों से जानते हैं, जैसे हाइपोथैलेमिक थ्योरी, इमरजेंसी थ्योरी, सेंट्रल थ्योरी। इन मनोवैज्ञानिकों ने जेम्स लॉन्जे सिद्धांत को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कुछ संशोधन किए हैं तथा अपने सिद्धांत में हाइपोथैलेमस को महत्व दिया है। बच्चों, जब परीक्षा होगी तो ये भी पूछा जा सकता है कि संवेग के हाइपोथैलेमिक थ्योरी का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, या संवेग के इमरजेंसी थ्योरी का विस्तार से वर्णन कीजिए, या सेंट्रल थ्योरी का वर्णन कीजिए। या बहुविकल्पी प्रश्नों में यह आ सकता है कि हाइपोथैलेमस थ्योरी का प्रतिपादन किया था कैनन बार्ड ने, जेम्स लॉन्जे ने, और 4 लोगों का नाम लिख देंगे। तो आपको ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कौन कौन सा सिद्धांत किस किस मनोवैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया। सिद्धांत का नाम और मनोवैज्ञानिकों का नाम अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए। तो इन्होंने, जो कैनन बार्ड थे, उन्होंने जेम्स लॉन्जे के सिद्धांत से थोड़ा सा हट करके अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनका जो मत था थोड़ा उनसे अलग था। चित्र 5.1 और 5.2 द्वारा लॉन्जे और कैनन बार्ड के सिद्धांतों को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। हमने आपको चित्र भेजा था जेम्स लॉन्जे का। यहाँ पर जेम्स लॉन्जे और कैनन बार्ड दोनों ही का चित्र, सिद्धांतों का जो चित्र है वो दिया हुआ है। आप देखते हैं कैनन बार्ड के सिद्धांत में स्पष्ट है कि संवेग में सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अतिरिक्त हाइपोथैलेमस का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। इन्होंने बीच में हाइपोथैलेमस को नहीं दिखाया, जबकि कैनन बार्ड ने हाइपोथैलेमस को दिखाया। कैनन बार्ड के अनुसार उत्तेजक परिस्थिति को सूचना ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए जाने के बाद ज्ञानवाही नाड़ियों के द्वारा हाइपोथैलेमस में होती हुई कॉर्टेक्स में जाती है। अब आप देखिए क्या करें। जो सूचना कैनन बार्ड के अनुसार जो सूचना बाहर से व्यक्ति को मिलती है वो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ग्रहण की जाती है। आँख से, नाक से, कान से, त्वचा से, जीवा से, कहीं से सूचना मिलती है। और सूचना के मिलने के बाद वो जो सूचना होती है वो ज्ञानवाही नाड़ियों के द्वारा हाइपोथैलेमस में होती हुई कॉर्टेक्स में जाती है। यानी कि डायरेक्ट यहाँ ना जा कर के पहले यहाँ जाती है हाइपोथैलेमस में, और तब जाकर वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाती है। हाइपोथैलेमस आंतरिक अंगों और स्केलेटन मांसपेशियों को परिवर्तन के निर्देश देता है। कॉर्टेक्स में संवेगात्मक अनुभूति और शरीर में परिवर्तन साथ साथ होता है। जेम्स लॉन्जे ने कहा था कि पहले शरीर में परिवर्तन होता है, उसके बाद
संवेग उत्पन्न होता है। लेकिन इन्होंने कहा, लेकिन कैनन ने कहा है कि शारीरिक परिवर्तन और संवेग दोनों एक साथ ही होते हैं, है ना। कैनन बर्ड का यह मत है कि एक ओर सेरेब्रल कॉर्टेक्स संवेगात्मक चेतना और अनुभूति से संबंधित है, तो दूसरी ओर थैलेमस और हाइपोथैलेमस संवेगों की अभिव्यक्ति से संबंधित हैं। तो स्पष्ट है कि कैनन बार्ड ने अपने सिद्धांत में थैलेमस और हाइपोथैलेमस को महत्व दिया। जेम्स लांजे के केवल बृहद मस्तिष्क की सहायता से अपने सिद्धांत को समझाया। आपको समझ में आ गया। कैनन बार्ड यह मानते हैं कि संवेगात्मक अनुभूति, शारीरिक परिवर्तन साथ साथ होते हैं, जबकि जेम्स लांजे के अनुसार शारीरिक परिवर्तनों की अनुभूति ही संवेग है। फिर से एक बार हम समझाते हैं। कैनन बार्ड का कहना है कि जब बाहरी उद्दीपक व्यक्ति देखता है तो उससे ज्ञान होता है। वो ज्ञान कैसे होता है? हमें ज्ञानवाही नाड़ियों के द्वारा। ज्ञानवाही नाड़ियाँ जो होती हैं वो सूचना हाइपोथैलेमस में पहले ले जाती हैं। आपको पता है हाइपोथैलेमस क्या करता है? हमारे शरीर के क्रियाओं का संचालन करता है। यानी कि हमारे शरीर में जो परिवर्तन होते हैं वो हाइपोथैलेमस जो है, कहा है ना, देखिए यहाँ पर स्केलेटन मांसपेशियों को वो प्रभावित करता है, संचालित करता है। तो यहाँ से सूचना ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हाइपोथैलेमस जाती है और यहीं से सूचना मस्तिष्क को भी जाती है। तो संवेग और शरीर का परिवर्तन, जैसे कोई व्यक्ति रोता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो रो रहा है इसलिए उसे दुख हो रहा है, या वो दुखी है इसलिए रो रहा है, नहीं, बल्कि दोनों ही संवेग उसके अंदर साथ साथ आ रहे हैं कि वो दुखी होकर रो रहा है। समझ रहे हैं बच्चों? तो ये बात कैनन बार्ड ने कही है। अब आगे हम इसका तुलनात्मक अध्ययन भी कर लेते हैं। देखिए सामने जेम्स लांजे के सिद्धांत में क्या कहा गया। पहले उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण हो रहा है। कैनन बार्ड कहता है सबसे पहले उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण हो रहा है, इसका मतलब दोनों यहाँ पर एक जैसे हैं, ठीक। उसके बाद क्रियात्मक प्रतिक्रिया होती है जेम्स लांजे के अनुसार, और यहाँ पर क्रियात्मक प्रतिक्रिया हो रही है, जबकि कैनन बार्ड ने कहा हाइपोथैलेमस का उद्दीपित होना, यानी कि शरीर के परिवर्तन का प्रारंभ होना, है ना। और इसमें अंतरावयव अंगों का उद्दीपित होना, यानी कि पहले क्या होता है, पहले शारीरिक परिवर्तन हो रहा है ना, और उसके बाद तब संवेग की अनुभूति हो रही है। यहाँ पर देखिए शारीरिक परिवर्तन भी हो रहा है, संवेग की अनुभूति भी हो रही है, और अंदर से अंग जो है प्रभावित हो रहे हैं। तो ये दोनों ही क्रियाएं इसमें एक साथ दिखाया गया, जबकि इसमें सब अलग अलग दिखाया गया। यही है इन दोनों में अंतर। तो कैनन बार्ड के सिद्धांत को आपातकालीन सिद्धांत कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि संवेग में उत्पन्न शारीरिक क्रियाएं व्यक्ति को आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। व्यक्ति में आपातकालीन परिस्थितियों में सक्रियकरण स्वतंत्र नाड़ी संस्थान यानी ANS, है ना, एनालिटिकल नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक भाग व्यक्ति में उत्पन्न उद्दोलन को, सक्रियकरण को सामान्य करता है। यानी कि जो उत्तेजना होती है रोते समय या गुस्से के समय, जो हमारे शरीर में बहुत ज़ोर से उत्तेजित होते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हाथ पर पटकते हैं, आंखें तरेरते हैं, बाहें तनते हैं, चिल्ला कर बोलते हैं। नॉर्मल आवाज़ में तो कोई नहीं बोलता है ना बेटा। जब कोई गुस्सा होता है तो सामान्य आवाज़ में उसकी आवाज़ नहीं निकलती, उसकी आवाज़ थोड़ी ऊंची हो जाती है, थोड़ी बदल जाती है नॉर्मल आवाज़ से। तो ये जो प्रक्रियाएं होती हैं, है ना, तो इन सब के बाद क्या होता है, तब जो NS जो होता है, ANS होता है, स्वतंत्र नाड़ी संस्थान जो होता है, उस शरीर को वापस अपनी स्थिति में सामान्य करता है।
देखिए सामान्य करता है। यद्यपि कैननबर्ड सिद्धांत ने जेम्स लांच के सिद्धांत की त्रुटियों को दूर किया, फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कैननबर्ड का सिद्धांत बिल्कुल सही है। इसकी भी बच्चों आलोचना हुई है, लोगों ने किया है। पहला है, इस सिद्धांत के पक्ष में किए गए समस्त प्रयोग पशुओं पर है, अतः इस सिद्धांत के निष्कर्ष मनुष्य के लिए कहाँ तक सही है ये ठीक से पता नहीं चलता। दूसरा है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस को कृत्रिम रूप से उत्तेजित करके देखा गया है कि इस प्रकार के अति क्षीण और बहुत थोड़ी देर के लिए संवेग उत्पन्न होता है। इस दिशा में किए गए प्रयोगों से स्पष्ट होता है कि संवेग में थैलेमस और हाइपोथैलेमस के अतिरिक्त मस्तिष्क के अन्य केंद्रों का भी महत्व होता है। संवेग के इस सिद्धांत में संवेग के प्रेरणात्मक पहलुओं को महत्व नहीं दिया जाता। तो ये था आपका कैननबर्ड के संवेग का सिद्धांत। कुछ आप ये समझ लीजिए कि उसमें संवेग के 3 सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो जेम्स लॉन्जी का सिद्धांत है ना, दूसरा है कैननबर्ड का सिद्धांत, जो मैं जेम्स लॉन्जी का तो करा चुकी हूँ, कैननबर्ड का भी करा दी हूँ अभी। और इसके बाद है एक संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। संवेग के 2 प्राचीन किंतु लोकप्रिय सिद्धांतों का वर्णन हम लोग कर चुके हैं। हमने पढ़ा था कैनन और बार्ड के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, इमरजेंसी थ्योरी, जो इसके पहले हम पढ़े हैं अभी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन शैक्सटर महोदय ने किया, जो 1970 में। संवेग के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन शैक्सटर ने 1970 में किया। शैक्सटर का विचार है कि हम जिन संवेगों की हम अनुभूति करते हैं उन्हें 2 कारक संयुक्त रूप से प्रभावित करते हैं। कौन से 2 कारक हैं? व्यक्ति की दैहिक उद्दोलन के साथ साथ उसका प्रत्यक्षीकरण और परिस्थितियों के संबंध में निर्णय। शैक्सटर का यह भी विचार है कि व्यक्ति की सभी संवेगात्मक अवस्थाओं में नाड़ी संस्थान सामान्य किंतु विस्तृत तथा उद्दोलित रहता है। वातावरण की किस परिस्थिति में व्यक्ति उद्दोलित होता है, वह परिस्थिति व्यक्ति को इस बात के संकेत देती है कि व्यक्ति अपने सामान्य उद्दोलित अवस्था को क्या नाम देता है। अतः कहा जा सकता है कि व्यक्ति का संज्ञान उसकी विस्तृत भावनाओं को नाम देने में सहायक होता है। यह नाम उसके चारों ओर वातावरण और उसकी भावनाओं की दृष्टि से उपयुक्त होता है। शैक्सटर ने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन अपने अनेक प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर किया। शैक्सटर के अनुसार संवेगात्मक भावों की उत्पत्ति का क्रम निम्न प्रकार से होता है। इन्होंने कहा कि व्यक्ति सर्वप्रथम संवेग उत्पन्न करने वाली परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करता है, यानी कि उद्दीपक। परिस्थितियों के प्रत्यक्षीकरण के फलस्वरूप शरीर में एक अस्पष्ट उत्तेजित अवस्था उत्पन्न होती है। तीसरा है, व्यक्ति इस शारीरिक अवस्था का नामकरण और व्याख्या ऐसी करता है जो प्रत्यक्षीकृत परिस्थिति से मेल खाती हुई होती है। नामकरण और व्याख्या के संबंध में व्यक्ति का निर्णय संज्ञा से प्रभावित होता है। जैसे घटना हुई, शरीर में उस घटना को देख करके उद्दोलन होता है। जैसे अगर कोई डरावनी घटना है तो हम कांपते हैं भय से। अगर कोई मजाकिया बात हो तो हम हंसते हैं। अगर कोई तकलीफ़ वाली बात हो तो हम रोते हैं, या कोई गंदी चीज़ हो तो हम घृणा करते हैं। तो इस तरह की जो भी परिस्थितियाँ होती हैं उससे हमारे शरीर में उद्दोलन होता है, अलग अलग तरह का। इस उद्दोलन का उद्दीपन का मूल्यांकन, उद्दोलन की स्थिति का अंकितन संवेग का अनुभव कहलाता है। जो कुछ भी होता है उसके आधार पर बताया जाता है कि वो दुखी है, वो सुखी है, वो खुश है, वो क्या है। इस बात को, उसके अंदर कौन सा संवेग है,
ये इस बात को तब अनुभव किया जाता है। तो ये सिद्धांत शैक्सपियर महोदय का था, जिसको संज्ञानात्मक सिद्धांत, यानी कि उद्दीपक का ज्ञान होना, संज्ञान होना ही संज्ञान होना, उसके आधार पर उसके शरीर में उद्दोलन होना, है ना। और वो जो सुख दुख घृणा या जो भी परिस्थिति है या जो बात है या कोई दृश्य है या कोई आवाज़ है, वो किस तरह से प्रभावित करती है, बहुत ज़्यादा है कि मध्यम है कि कम है, इन सब बातों का भी प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है और उसके बाद उसका नाम दिया जाता है कि ये क्या हुआ है। शैक्सपियर ने अपने सिद्धांत को एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति एक अंधेरी गुफा में जा रहा है। एक गुफा में जो अंधेरा है, अचानक उस गुफा में उस व्यक्ति को एक बंदूकधारी की भयानक आकृति दिखती है। सर्वप्रथम वह इस आकृति का प्रत्यक्षीकरण करता है। दूसरे, उस परिस्थिति में के प्रत्यक्षीकरण के कारण शरीर में अस्पष्ट उद्दोलित अवस्था उत्पन्न होती है, यानी कि वो कांपने लगता है, उद्दोलित होता है। तृतीय, व्यक्ति अपने इस उद्दोलित शरीर की व्यवस्था की व्याख्या, नामकरण बंदूक और अंधेरी गुफा के अपने ज्ञान के आधार पर करता है। तो उसे क्या कहते हैं? उस संवेग को हम भय कहते हैं। तो उसमें भय उत्पन्न हो जाता। तो ये कहा था उन्होंने, शैक्सपियर महोदय ने, अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत। बच्चों, ये सिद्धांत भी आपको पढ़ना होगा और लघु में आ सकता है ना। और अर्नाल्ड महोदय का भी एक सिद्धांत है, इसकी भी मैं छोटा सा है, एक बार पढ़ ले रही हूँ। कम से कम आपको हर सिद्धांत को पढ़िए या ना पढ़िए। यहाँ एक सिद्धांत है प्रेरणात्मक सिद्धांत, आप कम से कम इनके प्रतिपादक का नाम याद रखिए। जैसे लीपर हैं, लीपर महोदय ने प्रेरणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। कैननबार्ड महोदय ने जो है हाइपोथैलेमिक और इमरजेंसी थ्योरी का प्रतिपादन किया और सेंट्रल थ्योरी का प्रतिपादन किया। समझ आ रहा है? तो नाम और प्रतिपादक का नाम आपको याद रखना होगा। अब बताने जा रहे अर्नाल्ड महोदय का सिद्धांत, ये भी संवेग का ही सिद्धांत है। अर्नाल्ड का विचार है कि व्यक्ति की ज्ञानात्मक प्रक्रियाएं उनकी भावनाओं की व्याख्या तथा भावनाओं के प्रति उनके व्यवहार को नियंत्रित करती है। आपके अनुसार व्यक्ति सर्वप्रथम सामने आ रहे उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण करता है। व्यक्ति उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण 3 आधारों पर करता है: अच्छा, बुरा और उदासीन। मतलब या तो अच्छा है वो चीज़ या तो बुरा है, या हमसे क्या मतलब है, हम ध्यान ही नहीं देते हैं। यदि उद्दीपक बुरा है तो उसका त्याग करना चाहेगा। यदि उद्दीपक उदासीन है तो भी वो उसकी इग्नोर करेगा। किसी नए उद्दीपक का मूल्यांकन व्यक्ति के स्मृतियोंगत अनुभवों से ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि साथ साथ वह इस बात से भी प्रभावित होती है उद्दीपक अच्छा है बुरा है। उद्दीपक का इस प्रकार का मूल्यांकन तात्कालिक होता है। यह उद्दीपक का मूल्यांकन किसी भी संवेगात्मक उद्दीपक के प्रति दैहिक अनुक्रियाओं, संवेगात्मक अनुक्रियाओं और से पहले अनुभवों, संवेगात्मक अनुक्रियाओं से पहले होता है। अर्नाल्ड ने अपने सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दिया। यदि कोई व्यक्ति किसी मैदान में पिकनिक मना रहा है, उसे अपनी तरह आता हुआ सांड दिखाई दे देता है। सांड जानते हो बहुत खतरनाक होता है, वो है बैल की तरह होता है, बहुत बड़ा सा। पिकनिक मना रहा व्यक्ति इस परिस्थिति का मूल्यांकन अपनी स्मृतियों और गत अनुभवों के आधार पर करेगा। यदि उसके गत अनुभव ऐसे हैं कि सांड खतरनाक होते हैं, तो तुरंत इस परिस्थिति में यह विचार करेगा कि इस परिस्थिति में रुकना उचित है या नहीं। जैसे वह इस व्यक्ति इस संवेगात्मक परिस्थिति का मूल्यांकन कर लेगा, तुरंत उसमें शारीरिक परिवर्तन होगा, उसमें भय उत्पन्न होगा और वो उठ करके वहाँ से अपने जीवन बचाने के लिए भागेगा।
संक्षेप में अर्नाल्ड संवेगात्मक परिस्थिति के मूल्यांकन पर बल देते हैं, साथ ही साथ यह भी विचार व्यक्त करते हैं तथा विश्वास भी करते हैं कि संवेगात्मक अनुभव और शारीरिक क्रियाओं दोनों का निर्धारण सेरेब्रल कॉर्टेक्स करता है। तो लेजारस और उनके साथियों ने इस शोध को आगे बढ़ाया और लेजारस के विचार से संवेगात्मक उद्दीपन का मूल्यांकन व्यक्ति की संवेगात्मक अनुक्रियाओं के द्वारा नियंत्रित होता है। इसके साथ साथ उसका विश्वास है कि भिन्न भिन्न संवेगों में मूल्यांकन भिन्न भिन्न ढंग से होता है। लेजारस ने इस प्रकार के मूल्यांकन और वातावरण की अंतःक्रियाओं को समझाया है। उसका यह भी विचार है कि व्यक्ति की सामाजिक अवस्था और संस्कृति भी व्यक्ति के संवेगात्मक प्रत्यक्षीकरण और अभिव्यक्ति को प्रभावित करती है। ये समझ लीजिए कि जो अगर मान लीजिए कि एक राजा कविता है या एक सिपाही है, तो वो विभिन्न परिस्थितियों में नहीं भयभीत होगा, लेकिन सामान्य व्यक्ति या कोई कमज़ोर व्यक्ति, वो हर आदमी की जो मनोशारीरिक अवस्था होती है, यहाँ पर लेजारस के कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति की मनोशारीरिक स्थिति अलग होती है और उस स्थिति के आधार पर उसके अंदर संवेग उत्पन्न होता है। तो बच्चों, ये था संवेग के सिद्धांत। ये मैंने आप लोग को सब पूरा पढ़ा दिया है और इसका नोट्स ये आपके पास है। आप लोग इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए और लिख करके उसके बाद आप इसको याद करिए, ठीक है। संवेग के जेम्स लॉन्जे का सिद्धांत, कैनन बार्ड का सिद्धांत और सैचटर का सिद्धांत, 3 सिद्धांत आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा और बाकी सब पर हम छोटे छोटे क्वेश्चन भी बहुविकल्पी अति लघु प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। और इसका क्वेश्चन आंसर हम आपको अभी भेज देते हैं। थैंक यू बच्चों।